नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस ऑडियो लेक्चर में। आज हम इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से बीएड थर्ड सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा महिलाओं को निम्न अधिकार दिए गए हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑफ वुमेन इन इंडिया। यानी कि भारतीय संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है कौन कौन से सेफगार्ड वुमेन्स को दिए गए हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह जो है आपकी बीएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो तब भी वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या उसके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। और अगर आप एक भारतीय महिला या स्त्री हैं तो तब भी इन राइट्स के बारे में जानना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भारतीय विधि के सामने स्त्री एवं पुरुष समान हैं और दोनों को कानून के तहत दोनों को समान संरक्षण प्राप्त है। यानी भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो है भारतीय विधि के सामने यानी लॉ के सामने स्त्री एवं पुरुष दोनों क्या हैं, समान हैं और कानून के तहत दोनों को समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15 के भाग 3 हमें बताता है कि राज्य सरकार को यानी स्टेट गवर्नमेंट को जो है महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 15 के भाग 3 हमें बताता है कि राज्य सरकार को जो है महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। और उसके बाद अगला है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 हमें बताता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों यानी स्त्री एवं पुरुष को समान अवसर मिलता है। आर्टिकल 16 क्या बताता है कि राज्य के किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित जो है सभी विषयों में नागरिकों स्त्री एवं पुरुष को समान अवसर या अपॉर्चुनिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत। आर्टिकल 19 हमें बताता है कि महिलाएं स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, निवास एवं व्यवसाय कर सकते हैं। महिला होने के कारण किसी भी कार्य से वंचित करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा या हनन होगा। आर्टिकल 19 क्या बताता है कि महिलाएं यानी जो वुमेन्स हैं वो स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान आ सकते हैं या वहाँ पे निवास कर सकते हैं या वहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। महिला होने के कारण जो है किसी भी कार्य से उनको वंचित नहीं किया जाता है। अगर उनको किसी भी कार्य होने से वंचित किया जाता है तो वह जो है मौलिक अधिकारों का हनन होगा या उल्लंघन होगा। और उसके बाद अगला है आर्टिकल 21 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी भी महिला को जीवन एवं स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस कानून के तहत कोई भी वयस्क महिला वयस्क पुरुष के साथ विवाह या अंतर्जातीय विवाह कर सकती है या यह कह सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती हैं। ठीक है। आर्टिकल 21 क्या बताता है कि किसी भी महिलाओं को जीवन जीने एवं स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस कानून के तहत कोई भी वयस्क महिला वयस्क पुरुष के साथ विवाह या अंतर्जातीय विवाह कर सकती है या लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है। और उसके बाद छठा जो हमारा पॉइंट है वो है
अनुच्छेद 21 भाग ए के अंतर्गत यानी कि आर्टिकल 21 के पार्ट 1 के अंतर्गत या ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष यानी 6 से लेकर 14 ईयर तक की बालिकाओं को शिक्षा का मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन प्राप्त है। इसके अंतर्गत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। यानी कि आर्टिकल 21 के भाग ए के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है और इसके अंतर्गत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है या अरेंजमेंट किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा की गई है या गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 23 यानी आर्टिकल 23 के अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण यानी महिलाओं की खरीद बिक्री वेश्यावृत्ति के लिए ज़बरदस्ती करना भीख मंगवाना या बेगारी करवाना आदि को जो है दंडनीय माना गया है। और उसके बाद आर्टिकल 24 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों यानी बालक या बालिका को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है या किसी खतरनाक रोजगार या काम में नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 24 क्या बताता है कि 14 साल से कम यानी कि बिलो ऑफ 14 ईयर से कम उम्र के जो बच्चे हैं बालक या बालिकाओं को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए क्या किया जाएगा नियोजित नहीं किया जा सकता है या किसी खतरनाक रोजगार में काम करने में जो है नहीं लगाया जा सकता है। और उसके बाद अगला है अनुच्छेद 39 के भाग क के अंतर्गत यानी आर्टिकल 39 के भाग क के अंतर्गत या पार्ट 1 के अंतर्गत महिलाओं को सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता एवं सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है। आर्टिकल 39 के भाग 1 हमें बताता है कि महिलाओं को सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता एवं सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है। और उसके बाद 10वां जो हमारा पॉइंट है वो है आर्टिकल 42 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 42 के अंतर्गत या अनुच्छेद 42 हमें बताता है कि राज्य महिलाओं को काम करने की न्याय संगत एवं उपयुक्त दशाओं को सुनिश्चित करता है तथा प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध कराता है। ठीक है। आर्टिकल 42 के अंतर्गत या आर्टिकल 42 हमें बताता है कि राज्य यानी स्टेट जो है महिलाओं को यानी वुमेन्स को जो है काम करने की न्याय संगत या उपयुक्त दशाओं को सुनिश्चित करता है तथा प्रसूति सहायता के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। और उसके बाद 11वां है आर्टिकल 46 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के महिलाओं के लिए शिक्षा एवं धन संबंधी हितों का विशेष ख्याल रखता है एवं सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाता है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य क्या करता है राज्य जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के महिलाओं के लिए शिक्षा एवं धन संबंधी हितों का विशेष ख्याल रखता है एवं सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के जो भी शोषण होते हैं उनसे उनको बचाता है। ठीक है। और उसके बाद 12वां जो पॉइंट है वो है अनुच्छेद 51 ए के ई के अंतर्गत यानी कि आर्टिकल 51 के पार्ट ए या ई के अंतर्गत जो है यह व्यवस्था है कि लोग भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें एवं ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ है। आर्टिकल 51 ए के ई के अंतर्गत जो है यह व्यवस्था है कि लोग भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर की गौरवशाली परंपरा को समझें एवं ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ है या विरुद्ध है।
और उसके बाद आर्टिकल 243 यानी अनुच्छेद 243 के डी के 3 के तहत आर्टिकल या अनुच्छेद 243 के भाग डी के 3 के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान सुरक्षित किया गया है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी हैं। आर्टिकल 243 के डी के 3 के तहत जो है पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान सुरक्षित किया गया है और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी आती हैं। और उसके बाद आर्टिकल 243 डी के भाग 4 के तहत ग्राम पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के 1/3 पद यानी 1/3 पद जो है स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं या रिजर्व में रखे गए हैं। आर्टिकल 243 के डी के 4 के तहत ग्राम पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के 1/3 पद जो है स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।